आज हम इस पूरी सीरीज के आखिरी एपिसोड में हैं और मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड है क्योंकि आज हम सिर्फ होम्योपैथी की बात नहीं करेंगे, हम साइंस, हिस्ट्री और एक एकेडमिक डिस्कशन की बात करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मायाज़म आज भी रेलिवेंट है या फिर सिर्फ होम्योपैथी की हिस्ट्री का एक पुराना कॉन्सेप्ट है? आज हम ना ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे ना ब्लाइंडली रिजेक्ट, हम कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, फैक्ट्स देखेंगे और बैलेंस्ड कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझिए, मेडिकल साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जो बात एक सेंचुरी पहले अननोन थी, हो सकता है आज उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो, और जो आज अननोन है, हो सकता है फ्यूचर में उसका आंसर मिल जाए। जब हैनेमन प्रैक्टिस कर रहे थे, तब बैक्टीरिया, वायरस, डीएनए, जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी के बारे में मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल ही नहीं थी। उन्होंने जो क्लिनिकल पैटर्न ऑब्जर्व किए, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए मायाजमेटिक थियरी प्रपोज की। ये उनके जमाने के एक क्लिनिकल एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क था। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में लुइस पैस्चर और रॉबर्ट कोच ने मेडिसिन की डायरेक्शन बदल दी। उन्होंने दिखाया कि बहुत से इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से होती है। इस डिस्कवरी ने माइक्रोबायोलॉजी, स्टेरिलाइजेशन, एंटीसेप्सिस, वैक्सीनेशन, पब्लिक हेल्थ को साइंटिफिक फाउंडेशन दी। आज हम इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन के जो मॉडर्न मेथड्स यूज करते हैं, उनमें जर्म थ्योरी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इस कंट्रीब्यूशन को ओपनली एक्नॉलेज करना चाहिए। तो फिर मायाज़म का क्या? यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। लोग पूछते हैं, अगर जर्म थ्योरी आ गई, ठीक है, तो मायाज़म खत्म हो गया। लेकिन कंपैरिजन इतनी सिंपल नहीं है। जर्म थ्योरी एक क्वेश्चन का आंसर देती है, जैसे कि देखिए, डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई, जबकि आप देखोगे क्लासिकल माइजमेटिक थियरी एक अलग क्वेश्चन पूछती है। कुछ लोग क्रॉनिक डिजीज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल क्यों लगते हैं? दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज एक्सप्लेन नहीं करते, इसीलिए इन्हें कंपेयर करते वक्त हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। मान लीजिए एक ही ऑफिस में इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक हुआ, सब लोग वायरस के कांटेक्ट में आए, लेकिन एक को कुछ नहीं हुआ, एक को हल्का फीवर हुआ, एक को सीवियर निमोनिया डेवलप हुआ और किसी को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। मॉडर्न मेडिसिन इस डिफरेंस को एज, ठीक है, इम्यून स्टेटस, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन, कोमोर्बिडिटीज, जेनेटिक्स और दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन करती है। होम्योपैथी ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस को ससेप्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखती रही है। देखिए, फ्रेमवर्क अलग है, लेकिन ऑब्जर्वेशन एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन हाईलाइट करता है, हर इंसान का रेस्पॉन्स एक जैसा क्यों नहीं होता। आज हम जानते हैं कि कुछ डिजीजेस में हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है। कुछ फैमिलीज में डायबिटीज ज्यादा मिलती है, कुछ में अस्थमा, तो कुछ में हम ऐसे भी देखते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और कुछ कैंसर्स का इनहेरिटेड रिस्क भी हो सकता है। जेनेटिक्स इनहेरिटेड रिस्क को स्टडी करती है। एपिजेनेटिक्स ये समझने की कोशिश करती है कि एनवायरमेंट और लाइफस्टाइल जीन एक्सप्रेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। इम्यूनोलॉजी बताती है कि हर इंसान का जो इम्यून रिस्पॉन्स आइडेंटिकल नहीं होता। ये सब मॉडर्न साइंटिफिक फील्ड क्रॉनिक डिजीज ससेप्टेबिलिटी को बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू स्टडी करती है। ये कॉन्सेप्ट्स हैनेमन के जमाने में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन हेरिडिटरी टेंडेंसी और इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी का ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जरूर नोटिस किया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, एकेडमिकली रहना बहुत जरूरी है। आज की बायोमेडिकल साइंस सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस को क्रॉनिक डिजीज के एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक मैकेनिज्म के रूप में ना एक्सेप्ट नहीं करती। इन कॉन्सेप्ट्स को आप अगर देखोगे तो मॉडर्न पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या लेबोरेटरी टेस्टिंग के थ्रू वैलिडेट नहीं किया गया है। इसीलिए एविडेंस बेस्ड एकेडमिक डिस्कशन में ना ये जो डिस्टिंक्शन क्लियरली समझना और बताना जरूरी है। क्लासिकल होम्योपैथी में माइजमेटिक थियरी को जो ये डिजीज डायग्नोसिस के रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं ले सकते हम, बल्कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग के फ्रेमवर्क के तरह इसको हम पढ़ाया जा सकता है। ये फिजिशियन को एनकरेज करती है कि वो सिर्फ डिजीज का नाम ना देखे, बल्कि पेशेंट की पूरी स्टोरी समझे, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री देखे,
डिजीज इवोल्यूशन को देखें, मेंटल स्टेट, फिजिकल जनरल्स और लॉन्ग टर्म टेंडेंसीज को एसेस करें। इसी वजह से माइजमेटिक थियरी, होम्योपैथिक फिलोसॉफी और केस एनालिसिस का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनी हुई है। मेरे लिए माइज्म क्या है? अगर मुझे एक सेंटेंस में कहना हो, मैं कहूंगी माइज्म एक डायग्नोसिस नहीं है, ये लेबोरेटरी फाइंडिंग भी नहीं है, ये जेनेटिक टेस्ट नहीं है, ये एक क्लिनिकल लेंस है जिसके थ्रू एक होम्योपैथिक फिजिशियन पेशेंट की क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेंसीज को समझने की कोशिश करता है। और जैसे हर क्लिनिकल फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन होती है, वैसे ही माइज्मेटिक थियरी की भी अपनी लिमिटेशंस है। अगर आप इस पूरी सीरीज से सिर्फ एक बात लेकर जाए तो वो ये होनी चाहिए, मायाज्म को कभी शॉर्टकट मत बनाए, सिर्फ मायाज्म देखकर रेमेडी प्रेस्क्राइब मत करिए, पेशेंट को सिर्फ सोरिक, साइकोटिक या सिफिलिटिक लेबल मत बनाइए। पेशेंट हमेशा थियरी से बड़ा होता है। क्लासिकल होम्योपैथी की जो फाउंडेशन दैट इज इंडिविजुअलाइजेशन और टोटलिटी है, मायाज्मेटिक एनालिसिस उस अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट कर सकता है, रिप्लेस नहीं। आज हमने एक लंबी जर्नी कंप्लीट की। हमने 18th सेंचुरी यूरोप देखा, हैनेमन की स्ट्रगल समझी, होम्योपैथी का बर्थ देखा, क्रॉनिक डिजीज की मिस्ट्री एक्सप्लोर किए और सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, ट्यूबरकुलर, कैंसर और मिक्स्ड मायाज्म को डिस्कस किया। हमने क्लिनिकल एप्लीकेशन भी समझा और मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी देखा। चाहे आप माइज्मेटिक थियरी को क्लासिकल होम्योपैथिक फिलोसॉफी के रूप में देखें या उसके कुछ कॉन्सेप्ट पर साइंटिफिक क्वेश्चन उठाए, दोनों अप्रोचेस एकेडमिक डिस्कशन का हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, डॉक्टर हैनेमन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर थे। उन्होंने हमें सिर्फ रेमेडीज नहीं दी, उन्होंने पेशेंट को ध्यान से देखना सिखाया, पेशेंट की कहानी सुनना सिखाया, सिम्टम्स के पीछे पैटर्न ढूंढना सिखाया और शायद उनकी सबसे बड़ी लीगेसी है ये। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे तो दिल से थैंक यू। इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और सीखने की इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए मैं आपकी सिंसियरली ग्रेटफुल हूँ। अगर ये अल्टीमेट मायाज्म मास्टर क्लास आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने क्लासमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स और फेलो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आप अगला मास्टर क्लास किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और मिलते हैं एक नए मास्टर क्लास के साथ।